बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बहुत बड़ी खबर है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में ये कहा था कि कानून साजी या आइनी तरमीम की जो भी कोशिश की जाएगी उसमें एक फैक्टर हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फ़ैसला जो है वो रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फ़ैसला जब भी आएगा उसके असरात होंगे। और तरमीम से पहले तफसीली फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन एक और मामला हो गया। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बनाऊँगा, आपको सब समझ आ जाएगी। हुआ ये है, एक्चुअली सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊँ तो हुकूमत की जो तरमीम की ख्वाहिश थी, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट उन्होंने बनाई हुई थी। बल्कि अब एक बात और भी पता चली कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो यहाँ तक ऑफ़र किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में आपका गवर्नर बना दिया जाएगा और तरमीम में अगर आप हमारी मदद करें तो एक ख़ास किस्म की तरमीम के बाद गवर्नर राज भी खैबर पख्तूनख्वा में लगा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत होगी तो फिर हम उस गवर्नर राज को लंबा भी लेकर चले जाएंगे। तो इस किस्म की बातें भी जो हैं वो अब बाहर निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने अभी भी अपना फ़ैसला करना है। वो अभी भी उन्होंने पूरा क्लैरिटी के साथ नहीं बताया कि वो किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि इस्लाहात का वो हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन यही असम्बली जिसको फजलुर रहमान साहब कहते थे कि फॉर्म 47 की जाली असम्बली है और ये असम्बली रहने का हक ही नहीं रखती, बल्कि नया इलेक्शन होना चाहिए। तो इसी असम्बली के बारे में फजलुर रहमान साहब अब अपनी राय बदल चुके हैं और इसी के साथ वो इस्लाहात करना चाहते हैं। तो ये एक उनका यू टर्न है। अच्छा, अब हुआ यह है कि इससे पहले थोड़ा ठंडा पानी फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत की उम्मीदों पर डाला था, लेकिन बहुत ठंडा पानी डाल दिया हुकूमत की उम्मीदों पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। वो जो तरमीम ये करना चाह रहे थे, इस वक्त उसके ऊपर ओस पड़ गई है फ़िलहाल। लेकिन अभी भी याद रखिएगा, खेल ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा पाँव फूंक फूंक के चलना पड़ेगा, एक एक कदम बड़े ख्याल से रखना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करने के लिए बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उस पर अमल दरामद नहीं किया, मखसूस नशिस्तों वाला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दिया हुआ था कि 7 अगस्त तक, यानी 6 या 7 अगस्त तक का टाइम था, तब तक ये बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप हिस्सा बना लेंगे और अगर आपने नोटिफाई ना किया तो ये हो जाएंगे। यानी ये उसकी तशरीह आ रही थी। मैंने आपको 5 या 6 या 7 अगस्त को इसके बारे में वीलॉग्स भी किए थे कि अब ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करते हुए 41 MNAs को जो आज़ाद हैसियत में जीते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो उनको तहरीक इंसाफ में शामिल करे, उनको नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन ने यह करने की बजाय ताखीरी हरबा इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक वजाहत के लिए लेटर लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त डाल दी कि जनाब हमें इसकी वजाहत दें इन चीज़ों की, हमारे तो फैसले की गलत तशरीह नहीं हुई और हम ये कैसे करें तो वो कैसे करें। तो बहुत सारे सवालात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठा दिए थे। इस पर बहुत सारे लोगों ने, हुकूमत ने, हुकूमती सहाफ़ियों ने, इन्होंने बड़ी बगलें बजाई। इन्होंने कहा जी अब तो हो नहीं सकता, अब तो रिव्यू में जाएगा, अब तो जज अपनी राय बदल लेंगे, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन्होंने बड़े ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए थे, लेकिन सब लोग तफसीली फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। अब तफसीली फैसला तो जब आएगा तब आएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी तब मारी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त डाल दी कि जनाब इन पॉइंट्स की आप वजाहत कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ऐन उस मौके पर उन नुकात की वजाहत कर दी या उस दरखास्त का जवाब दे दिया 4 सफ़हात की वजाहत में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूछे थे। अब ये 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिनका ये फैसला था। 5 और 8 का हुआ था ना, कादी फायद ईसा एक तरफ थे, बाकी 8 जजेस एक तरफ थे, कादी साहब के साथ 4 और थे, 5 इधर थे और 8 उधर थे। तो 13 रुकनी एक फुल कोर्ट बना हुआ था। अब इसमें हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्या, एक तो देखें 7 अगस्त को ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बन चुके हैं। 41 जितने भी थे ये सारे, 39 तो पहले से पीटीआई के थे, वो डिक्लेयर हो गए थे। बाकी जो 41 है, 41 वो भी पीटीआई के हो चुके हैं, मैं ये कह रहा था। और उन पे डिफेक्शन क्लॉज भी लगेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्या, सिंप्लीफाई करते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी वजाहत की दरखास्त है इलेक्शन कमीशन की, ये एक ताखीरी हरबा है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद में एक रुकावट है। इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया कि बैरिस्टर गोहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है और अब इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ नहीं बदल सकता। तो ये जो ताखीर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, इसके नताइज हो सकते हैं
और जो बयान हल्फी देने वाले लोग हैं जिन्होंने बयान हल्फी दिया वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो तमाम लोगों ने बयान हल्फी दे दिया था सिवाय एक आदमी के। और जिस एक आदमी ने बयान हल्फी नहीं दिया वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि वो नहीं दिया, उसकी वजह क्या है और बाकी लोग किधर है इस वक्त, और आज़ाद कितने बचे हैं और पीटीआई के अब कितने हो गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है जिन्होंने अपने बयान हल्फी दे दिए। अब पीटीआई ने क्या किया था, पीटीआई को जो डेडलाइन मिली थी, पीटीआई ने सबसे बयान हल्फी लेकर ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा दिए कानून के मुताबिक, बल्कि अपना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तस्दीकी लेटर है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवा दिया कि जनाब हमारी जानिब से भी ये तस्दीक आपके पास आ गई है। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सामान लेकर जा रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उस वक्त आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे पे, इस्लामाबाद के दफ्तर पे छापा पड़ा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एक दफ्तर है उनका सेक्रेटेरिएट, उस पर छापा पड़ा था और बहुत सारा सामान, कंप्यूटर और सारी चीजें उठाकर वहां से ले गए थे पुलिस वाले, और वो सामान फिर वापस नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो है वो कुछ लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार भी किया गया था। तो वहां एक पूरा खेल उस वक्त चल रहा था कि ये जो एफिडेविट है, बयान हल्फी हैं, इनको काबू किया जाए किसी तरह। ये खबरें भी निकली थी कि शायद वहां से बयान हल्फी उठा के गायब कर दिए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त भी दायर कर दी थी। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने किया था, तहरीक इंसाफ ने भी कहा था कि जनाब ये देखें जानबूझ के ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है और आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, तो इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब ये जो आखिरी एक चीज मैंने आपको पढ़ के सुनाई कि ताखीरी हरबे जो है उनके नतायज हो सकते हैं, यानी आपको भुगतना पड़ सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब उनके ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नोटिफिकेशन जारी करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली का। मैक्सिमम वो ये करेंगे कि इजलास बुला लेंगे और फिर वो जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने खुद भी ये कहा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है सवाए इस फैसले पर अमल दरामद के। थोड़ा सा पहले जब वो तकरीर कर रहे थे वहां 5 मरतबा उन्होंने ये बात दोहराई थी, तो वही आइडिया हो जाना चाहिए सबको कि फैसले पर अमल दरामद कर देना चाहिए। अब हुआ क्या, अब इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना पड़ेगा। ये बंदे तो चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हुकूमत की तैयारी क्या थी, जरा आप ये भी देख लीजिए। हुकूमत ने किया ये हुआ था कि एक तो उन्होंने अपने सारे बंदे इकट्ठे किए, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, एमक्यूएम के, बाकी जितने उनके सारे इत्तेहादिए, सबको इकट्ठा किया इस्लामाबाद में। हमजा शहबाज को बुलाया फ्रांस से। नवाज शरीफ साहब का भी यकीनी बनाया कि वो भी इजलास में पहुंचे, एक वोट उनका भी कीमती है। फजलुर रहमान साहब को कहा, फजलुर रहमान साहब के सारे मेंबर कौमी असम्बली मौजूद थे सिवाय एक सेनेटर उनके जो है गफूर हैदरी साहब, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है। तो इस तरह मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए थे, पीपल्स पार्टी के भी और PMLN के भी और बाकी इनके इत्तेहादियों के भी और जिनसे ये मदद मांग रहे थे उनके भी। तो सब लोग इस्लामाबाद में मौजूद थे। तो इनको लग रहा था कि इनके नंबर्स पूरे हैं और एकदम जो बंदे इधर उधर किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको एकदम मंजर-ए-आम पे लाया जाएगा। सादुल्लाह बलोच मौजें लग गई उसकी। यानी सादुल्लाह बलोच के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी सीट बहुत मुश्किल बची थोड़े दिन पहले, और अभी पहले खबर आई कि उनकी फैमिली को उठा लिया गया, फिर खबर आई कि उन्होंने अपने आप को हवाले करके अपनी फैमिली छुड़ा ली, अब खबर आई उनका पता ही कुछ नहीं चल रहा, इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी उनकी फैमिली नहीं कर रही। तो कभी इम्कान था कि सादुल्लाह बलोच जो है वहां से वोट डाल देंगे, अब डाल ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने भी एफिडेविट दे दिया था वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वोट डालेंगे तो काउंट नहीं होगा, और अगर वोट डालेंगे तो सीट भी जाएगी, वहां पे उनके हल्के में दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। तो ये है जनाब उनकी सूरत हाल। बहुत सारे MNA जो कल तक चुप थे, जो बात नहीं कर पा रहे थे, अब बड़के मार रहे हैं, बड़े खुल के सामने आ गए, बेचारे परेशान थे, उनके ऊपर बहुत दबाव था। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को खुशी से छोड़ना चाहता है, इस वक्त इमरान खान का तोती बोलता है पाकिस्तान की सियासत में। मैं आगे बताता हूं आज क्या हुआ इमरान खान के बारे में। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का तोती बोलता है, तो कौन उसको छोड़ के जाएगा इस भरे मेले में? कोई छोड़ना नहीं चाहता। वैसे भी इमरान खान के साथ जो लोग बच्चे हैं वो मारे खाकर बच्चे हैं। तो कई लोग मजबूरन बेचारे चुप थे, कि डरे हुए थे, कि छुपे हुए थे, लेकिन वो सारे लोग अब बोलना शुरू हो गए कि ठीक है जो करना कर लो, अब तो आप हमारे से वोट ले ही नहीं सकते। तो ये जो 2 महीने की मेहनत थी ना, जिसमें इतनी भाग दौड़ हुई, बिल्ली चूहे का खेल हुआ, कोई छलांगे मार रहा है, कोई इसको पकड़ रहा है, कोई उसको पकड़ रहा है, कोई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कोई बंदे अगवा हो रहे हैं। वो जो चौधरी साहब हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में मियाँ वाली के बाद, मंडी बहाउद्दीन से, वो बेचारे अगवा हो गए MNA साहब।
उनके ऊपर पहले एंटी करप्शन का मुकदमा, फिर एक और मुकदमा, फिर कहा जी वो पता नहीं पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, फिर वो गायब हो गए लंबे अरसे तक के लिए, उनकी वालदा की वीडियो आ गई, फिर वो बाद में बाजियाब हो गए। अब वो वोट ही नहीं डाल सकते, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। यानी इतनी कोशिश करके, इतनी मेहनत करके, इतनी भागदौड़ करके, इतने बंदों के पीछे 2 महीने बेड़ा गर्क हो गया भाग भाग के पूरे निजाम का, और सारी मेहनत मट्टी में मिल गई सिर्फ ये 4 सफ़ात में। क्योंकि इन 4 सफ़ात ने बता दिया कि जनाब वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे हैं, आप किधर मेहनत करते जा रहे हैं, आप किधर भाग दौड़ कर रहे हैं। वो एक दिन एक काशिफ अब्बासी साहब का शो था, उसमें शेख वकास अकरम साहब ने बताया कि हमारे एक MNA को फ़ोन आया, तो उसको फ़ोन करके उन्होंने ज़रा थोड़ा सा अभी स्टार्टअप ही लिया। जिस बंदे ने उनको फ़ोन किया, नामालूम आदमी ने, तो आगे से MNA ने कहा जी मैं तो 39 के विचों हाँ, यानी मैं तो वो हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर हो चुका हूँ, मैं तो आपको वोट डाल ही नहीं सकता तरमीम के लिए। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा सॉरी आपको मिल गया, अब किसी और को करना है, तो वो दूसरी तरफ मिला दिया। तो उन बंदों पे बड़ी मेहनत हुई है, बड़ी मेहनत हुई है, लेकिन सारी मेहनत जो है वो मिट्टी में मिल गई, सारा कुछ ज़ाया हो गया, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये 4 सफ़ात की वजाहत डाल दी है। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि सारी मेहनत करने के बाद जब ये इकट्ठे हुए, इनको और कोई समझ नहीं आई, इन सब ने इमरान खान पे अटैक कर दिया, और अटैक किया एक ट्वीट को लेकर। यानी मैं आज बिलावल को देख रहा था कि इनकलाबी बनने के बड़े दावे किए थे बिलावल ने, जमहूरी हैं, इनकलाबी हैं। एक ट्वीट के लिए बिलावल ने वो चीखें मारी हैं ना वहाँ पे असेंबली में, मैं सुन के हैरान हो रहा था कि यार ये इतने बुज़दिल हैं, इतने कमज़ोर लोग हैं यार, कि हल्का सा ज़मीन पे पाँव मारो तो ये कांपना शुरू हो जाते हैं पत्तों की तरह। और बेनज़ीर तो बहुत दलेर थी, ये बिलावल कहाँ से आ गया इस तरह का, इसके अंदर तो बिल्कुल बहादुरी नाम की चीज़ ही नहीं है भाई। यानी खड़े हो जाओ, डट जाओ, एक पॉलिटिशियन है, उसने अपनी राय दी है, और अगर वो आज़ादी इज़हार राय नहीं है तो फिर आप किधर हैं। दूसरा, आप यानी जो तकरीर की उसने वहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तकरीर की, तो बैरिस्टर गौर साहब ने उनकी ऐसी तैसी फेर दी। अब बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को याद रहना चाहिए कि उनके वालिद ने एक दिन ईंट से ईंट बजाई थी, और ईंट से ईंट बजाने का बयान देकर वो पाकिस्तान से भाग गए थे। इमरान खान पाकिस्तान में ही है, वो कहता है मैंने पाकिस्तान से नहीं भागना, तो अपने वालिद गिरामी का कंपैरिजन इमरान खान से करते हैं, तो मुझे पता चलता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। जब मरियम नवाज करती होगी इमरान खान से नवाज शरीफ का मुवाजना, तो उन्हें तकलीफ होती होगी कि काश मेरा अब्बू इतना दलेर होता जितना ये इमरान खान दलेर है, काश वो इतना बहादुर होता, इतनी तकालीफ सह सकता जितना इमरान खान सह रहा है। तो बिलावल और मरियम नवाज की एहसास कमतरी तो मुझे समझ आती है, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब की मुझे समझ नहीं आई। लेकिन फिर बैरिस्टर गौर साहब ने समझाया कि ये क्यों इतना उछल कूद रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने बताया कि जनाब एक वक्त था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब हटाया गया अदालत के ज़रिए से, तो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम बना देते हैं, CEC की मीटिंग हुई थी रात को, कि शहाबुद्दीन साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। लेकिन फिर उनके घर में बंदे चले गए, उनको उठा लिया। फिर जनाब अचानक पता चला नाम आया और बन गए राजा परवेज़ अशरफ साहब। तो बैरिस्टर गौर ने कहा बताएं जी आपको किसने बनाया था उस वक्त वज़ीर आज़म, कौन था आपके पीछे? तो उसके फिर कोई जवाब नहीं था उनके पास। फिर जो बिलावल ने कहा उसका जवाब जब उमर अयूब साहब ने दिया, तो बिलावल साहब उठ के वहाँ से निकल लिए। सुनने की जरूरत भी नहीं है, सामना भी नहीं कर सकते किसी चीज़ का, इतने तो ये जमहूरी हैं। तो फिर उमर अयूब साहब ने बहुत भिगो के लितरॉल की है। उन्होंने बताया कि मेरे दादा से आपके नाना जो है वो हलफ ले रहे थे, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शायद जो आप बोल रहे हैं या जिस तरह की आपने तकरीर की है, गुज़िश्ता 2 दिनों आपकी ट्रेनिंग जो है वो शायद ISPR में हुई है, इस तरह उन्होंने एक तनकीद की। लेकिन बिलावल पहले ही निकल गए थे, फिर उन्होंने वहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं समझा। अब PMLN के साथ और हुकूमत के साथ हुआ ये कि वो भी कानून साजी करने के लिए दोबारा नंबर गेम में फंस गए, क्योंकि PTI का वोटर अब वोट डाल नहीं सकता। अब ना उठाने का फ़ायदा, ना मारने का फ़ायदा, ना कुटने का फ़ायदा, ना कुछ और करने का फ़ायदा। लेकिन अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी नंबर गेम समझा देता हूँ, उसको ज़रा आप समझ लें। सारी तकरीर जो है वो इमरान खान की ट्वीट के गिर्द घूम रही थी असेंबली में। यानी ना बिजली की बात, ना IPBs की बात, ना टैक्सेस की बात, ना IMF की बात, ना गैस की बात, ना रोटी की बात, ना इकॉनमी की बात, ना दिफा की बात, ना मुल्क में दहशतगर्दी की बात, ना बलूचिस्तान की बात, ना कबायली इलाकों की बात, ना लकी मरवत की बात। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मसाइलिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान के किसी एक मसले पे इन्होंने बात नहीं की। पूरी पार्लियामेंट का एक ही मसला था, क्या? इमरान खान ने ट्वीट कर दिया जी। और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं मीडिया का हिस्सा रहा हूं, मीडिया के लोगों ने मुझे बताया कि जनाब हमें इंस्ट्रक्शन आई है कि आप दिन रात इस ट्वीट को पढ़ जाओ और इमरान खान की इस ट्वीट के ऊपर जो है वो आपने बात करनी है।
मेरी साकिब बशीर साहब से बात हुई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कानून से मुतालिक। मैंने उनके साथ इसको डिस्कस किया था, सिद्दीक जान साहब से डिस्कस किया था, और एक दो लोग हैं उनसे भी डिस्कस किया था। जो लोग पार्लियामेंट के अफेयर को समझते हैं उनसे डिस्कस किया था। वो चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए अब वोट नहीं डाल सकते, डालेंगे तो सीट भी जाएगी और वोट काउंट भी नहीं होगा। दूसरा, जो 8 जजेस के बारे में 2 महीने से कुछ दावे किए जा रहे थे कि एक जज टूट गया तो 2 जज टूट गए, तो जजेस जो है उनकी राय तकसीम हो गई, तो रिव्यू के अंदर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। जनाब, इन 4 सफ़हात की वजाहत के ऊपर 8 के 8 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। यानी हुकूमत और निज़ाम अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद, अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद 8 में से एक जज की राय भी तब्दील नहीं कर सका। इस पॉइंट को आपने ज़हन में रखना है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जुडिशरी की कि एक जज भी अपने मौक़िफ़ से एक लम्हा भी पीछे नहीं हटा। अब आए कि सारे इकट्ठे करने के बाद बंदे, हुकूमत के पास इस वक्त जो मेजॉरिटी है वो 213 की है, 224 उनको चाहिए, 11 बंदे कम है। 8 बंदे फजलुर रहमान के अगर वहां जाते हैं तो अगली दफा फजलुर रहमान साहब 8 सीटों के लिए भी तरसेंगे। ये मैं आपको लिख के भी दे देता हूं। फजलुर रहमान साहब को अगली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं जितवा सके, कोई नहीं जितवा सकेगा। अगर उन्होंने पब्लिक के साथ धोखा किया तो ये अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे दोबारा पब्लिक के साथ। और फजलुर रहमान साहब तो खुद कहते हैं मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता। तो ये अगर धोखा करेंगे पब्लिक के साथ तो फिर पब्लिक इनको नहीं छोड़ेगी और लोग इनको वोट नहीं डालेंगे कभी भी। क्योंकि इस हुकूमत ने जितना मारा है ना आम आदमी को, वो सारा इल्जाम फजलुर रहमान साहब पे पड़ जाएगा। फजलुर रहमान साहब के 8 अगर मिला भी दें तो 221 बनते हैं, फिर भी 3 बंदे कहां से लाएंगे? अब वो 3 बंदे पूरे नहीं हो रहे। सिचुएशन ये है कि रियाज फतेहाना सिर्फ एक आज़ाद आदमी रह गए, लेकिन वो कनाडा में और वो वापस नहीं आते अभी, जो मेरी इतला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अभी नहीं आएंगे, हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, कोई कंफर्म कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रियाज फतेहाना का एक वोट बाकी है। जो इन 41 में से जो 40 हैं वो एक तरफ करें तो एक रियाज फतेहाना जिनका एफिडेविट नहीं है। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और अली असगर खान, ये 3 लोग जो हैं क्योंकि पार्टी के अहदेदारान थे इसलिए इन्होंने पहले बयान अल्फी नहीं दिया था, लिहाजा ये तीनों अभी अलग हैसियत में है और इनका वोट तो पड़ देंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आ जाए एक बादोज़ई है। बादोज़ई बलोचिस्तान से जो है वो जीता था, इसको ज़बरदस्ती नून लीग में शामिल कर दिया गया और वो बैठता अपोजिशन के साथ है, रहता भी अपोजिशन के साथ है। आज़म सवाती साहब का बहुत करीबी है और वो ये क्लेम करता है कि वो तो वोट नहीं डालेगा हुकूमत की तरमीम के लिए। तो वो बल्कि अदालत में उसको रुजू करना चाहिए कि जनाब मैं इलेक्शन कमीशन ने मुझे कैसे नून लीग के साथ डाल दिया, मैं तो उनका टिकट होल्डर ही नहीं हूँ और मैं तो उनके साथ रहने नहीं चाहता। चौधरी इलियास साहब जो है वो काफ लीग में शामिल हुए थे कि काफ लीग को एक मखसूस नशिस्त मिल जाएगी, ये डाल के 213 उनके बनते हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब के ऊपर शक किया जा रहा है क्योंकि ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब ने ये वादा किया था, कुछ लोग ये कहते हैं अपनी सीट जीतने के लिए सियालकोट से, कि जनाब आप मुझे सीट जितवा दें, मैं पीटीआई में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं की। चौधरी उस्मान साहिवाल से आज़ाद है, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। पीर ज़हूर कुरैशी जो हैं वो भी इधर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे, इस वक्त उनकी भी यही सूरत हाल है। औरंगजेब खिच्ची, ये जनाब इनके बारे में जुनैद अकबर साहब ने ट्वीट किया, ये नहीं मिल रहे और इनके बारे में शक का इजहार अभी तक किया जा रहा है। और मुबारक ज़ेब ने सारी दुनिया की कहानियां सुनाई राजा रियाज की तरह, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन के लिए या जो है वो अदलिया के अंदर जो एक तरमीम करके कोशिश की जा रही है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए मैं वोट नहीं दूंगा। ये कहने के अलावा बाकी सारी दुनिया की कहानियां उसने अलिफ से लेके ये तक सुना दी मुबारक ज़ेब ने, लेकिन क्लैरिटी नहीं आई। वैसे मुबारक ज़ेब के बारे में मेरे पास और भी चीज़ें हैं, कहानियां हैं, लेकिन देखना यह है कि इनकी इज्जत बचती है या नहीं। अगर तो ये कानून साजी नहीं हो पाती तो मुबारक ज़ेब कल को ये कह रहे होंगे आपको कि देखें मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा था। लेकिन अगर ये कानून साजी के लिए उनके नंबर पूरे हो जाते हैं तो मुबारक ज़ेब का वोट नंबर 224 होगा और वो उससे अपना फ़ायदा उठाएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो मेरे पास अब तक की इतलात है वो ये है। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।